हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी एग्जाम्पल नंबर 1.2 जिसके बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी प्रीवियस वीडियो में। तो वो आपको थ्योरेटिकल फॉर्म में हम मतलब कि वीडियो मिलेगी, वो आपने लाजमी जाके देख लेनी है ताकि आपको इस न्यूमेरिकल के बारे में थोड़ा बहुत इल्म हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वो कहता क्या है जी? वो कहता है कंसिडर द वेक्टर फील्ड जी इज इक्वल टू वाई ए एक्स माइनस 2.5 एक्स ए वाई प्लस 3 ए जी। यानी कि उसने हमें एक वेक्टर फील्ड दिया है, वेक्टर दिया है जी के नाम से, जिसके अंदर ये कुछ वेरिएबल्स दिए गए हैं एक्सिस के अंदर। देखें ये एक्स एक्सिस के साथ वाई का वेरिएबल है, उसके बाद यहाँ पे वाई एक्सिस के साथ हमारे पास ये एक्स वाला वेरिएबल है और जी एक्सिस के साथ वैसे ही कांस्टेंट है। आपको इतना तो याद ही है कि मैंने आपको बताया था ये ए एक्स का मतलब है एक्स एक्सिस की बात कर रहा है, ए वाई का मतलब वाई एक्सिस की बात हो रही है, ए जी एक्सिस की बात हो रही है। आगे वो कहता है एंड द पॉइंट Q इंटू 452। अब ये Q पॉइंट के अंदर देखो उसने मुझे एक्सिस की वैल्यूज दी हुई हैं, ये X की वैल्यू है, ये Y की वैल्यू है, ये Z की वैल्यू है। ठीक है, वो आगे बात जो करेगा हम उस लिहाज से आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वो कहता है वी विश टू फाइंड, हम ख्वाहिश रखते हैं क्या मालूम करने की, G एट Q, G पॉइंट को Q के मुताबिक, मतलब कि Q पे हम G को फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो यार सीधी सी बात आ गई है, वो कहना चाह रहा है कि आपने जी को क्यू की फॉर्म में वैल्यूज देके फाइंड आउट करके देना है। तो ये सबसे पहला उसका पॉइंट मैं यहाँ पे सॉल्व करने लगा हूँ। जी एट क्यू स्टूडेंट्स देखें लास्ट में उसने इसे प्रेजेंट भी किया हुआ है, इसको किस तरह से प्रेजेंट करना है। एट क्यू मतलब के आर क्यू आपने ब्रैकेट के अंदर लिख देना है। ठीक है जी, आर क्यू। अब जी की आपको इक्वेशन तो पता ही है वाई ए एक्स, लेकिन अभी आपके पास यहाँ पे जो वैल्यूज़ है क्यू के अंदर वो मैं यहाँ पे मेंशन किए देता हूँ। देखें क्यू के अंदर एक्स की क्या वैल्यू है जी, एक्स की वैल्यू 4 है, उसके बाद वाई की वैल्यू उसने 5 दी हुई है और जी की वैल्यू उसने 2 दी हुई है। और वो चाहता भी यही है कि हम जी के पॉइंट को क्यू के मुताबिक फाइंड आउट करें। तो लिहाजा क्यू के अंदर जो वैल्यूज एक्स वाई जी की वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। देखें वाई ए एक्स है, यानी कि वाई की वैल्यू पुट हो जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा 5 AX। ठीक हो गया जी। आगे नेक्स्ट देखें माइनस 2.5 एक्स ए वाई। अब x की क्या वैल्यू है 4, 2.5 को जब 4 से मल्टीप्लाई देंगे तो ये बन जाएगा 10, तो ये आ जाएगा 10 AY। आगे लास्ट में ए जी के अंदर जी की कोई वैल्यू है ही नहीं, मतलब पुट की ही नहीं जा सकती। इनको आपने कुछ नहीं करना, ए वाई ए जी और ए एक्स को, क्योंकि ये एक्सिस है ना, आगे इनके अंदर वैल्यू पुट होनी है। ठीक है, ये एक्सिस को प्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब कि ये इस मतलब के पॉइंट पे एक्स एक्सिस इतना फैला हुआ है, इतना एक्सपैंड हुआ है, और जो वाई एक्सिस है वो -10 तक की वैल्यू रखता है। तो ये चक्कर है। ठीक है जी, आगे आ जाएं। आगे वो नेक्स्ट उसकी मतलब कि वो क्या चाहता है, ये हमारा ए पॉइंट हल हो गया। अब बी पॉइंट को सॉल्व करेंगे। तो ये लेक्चर जो आप लेके आए, जो बच्चे लेके आए हुए होंगे, उन्हें बहुत जल्द अज जल्द इसकी समझ आ जाएगी। आगे वो कहता है द स्केलर कंपोनेंट, मुझे स्केलर कंपोनेंट यानी उसने बताया हुआ ना कि मैं ये चीज़ें मालूम करना चाहता हूँ। द स्केलर कंपोनेंट ऑफ जी एट क्यू इन द डायरेक्शन ऑफ ए एन। अब ए एन इन द डायरेक्शन की बात कर रहा है, यानी कि ये जो ए एन है ये हमारा यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर की उसने वैल्यू दी हुई है। तो वो बच्चे जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर लिया उन्हें याद होगा कि स्केलर कंपोनेंट, अगर हम किसी भी वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट निकालना चाहते हों जिस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में, उसके साथ हम उसका डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। यानी कि जी का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, जी आर क्यू का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा किसके साथ जी, अपने ए एन के साथ, क्योंकि इसकी डायरेक्शन में इसका स्केलर कंपोनेंट लेना चाहता है हमारा जो यूज़र है। तो यही बात है स्टूडेंट्स, अगर आप लेक्चर लेके आए हुए हो तो आपका यहाँ पे मैं कहता हूँ कोई डाउट ऐसा नहीं रहेगा जो क्लियर नहीं होगा। तो ये स्केलर कंपोनेंट की डेफिनेशन है कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा जी एट क्यू, मतलब कि जी का पॉइंट क्यू पे और उसका डॉट प्रोडक्ट ए एन के साथ, क्योंकि इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर दिस इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। तो आप देखें इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होने लगा, देखें क्या आ जाएगा 5AX -10 AY प्लस 3AZ होल को ब्रैकेट से प्रेजेंट कर दें। डॉट प्रोडक्ट होगा इसका इसकी वैल्यू के साथ, ए एन की वैल्यू पुट हो जाएगी जो कि है 1/3 इंटू 2AX। अब स्टूडेंट्स आप इतना तो जानते हो डॉट प्रोडक्ट में हमारे पास होता क्या है जी, काज ऑफ थीटा, यानी कि काज का एंगल लाई करता है। और आप ये चीज़ जानते हैं, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताई है, यहाँ पे फिर से बता रहा हूँ कि काज ऑफ थीटा जो है वो हॉरिजेंटल लाइन पे क्या करता है, हुकूमत करता है। मतलब मैं अपनी लाइन में कहता हूँ कि वहाँ पे लाई करता है, तो लिहाजा वो 0 एक्सिस और 1
180 डिग्री पे सिर्फ वैल्यू देता है। इसी वजह से एक्स का एक्स के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट होगा तो हमें वैल्यू मिलेगी, अगर वाई का वाई के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा तो हमें वैल्यू मिलेगी, अदरवाइज हमें वैल्यू नहीं मिलेगी। यानी कि अगर एक्स का मैं वाई के साथ लूंगा मुझे वैल्यू 0 मिल जाएगी, ये चक्कर होता है। तो देखें फिर क्या होना है जी, सीधी सी बात है, ये बस आपका फाइंड आउट होने लगा स्केलर कंपोनेंट इज इक्वल टू, ये 1/3 हम शुरू में ले आते हैं क्योंकि इसका अभी कोई लेना देना नहीं है। अंदर वाली वैल्यूज अभी सॉल्व होने लगी है, देखिएगा ज़रा। एक्स का एक्स वाले कंपोनेंट के साथ हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो देखो क्या होगा जी, 5 × 2 ये हो जाएगा 10। आगे x वाला जो कंपोनेंट है ना डॉट हो रहा है, मतलब कि ये 5ax ay से भी ज़रब खाएगा, आगे आएगा प्लस 5ax डॉट ay, लेकिन ax और ay का जो डॉट प्रोडक्ट होता है ना वो 0 होता है, तो वो उसको 0 कर देगा। इस वजह से हम सिर्फ स्टूडेंट्स वो वाली वैल्यूज़ लिखते हैं जो मतलब कि सेम एक्सिस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं। अब देखें, मुझे पता है जब इसका मैं z के साथ लूँगा y के साथ लूँगा मुझे 0 ही मिलना है, तो मैं यहीं पर इसका बस 10 लेके छोड़ देता हूँ। आगे अब इसकी बारी आ जाती है। अब -10 को जब मैं x वाली वैल्यू से ज़रब करवाऊंगा y वाले एक्सिस को तो ये मुझे 0 मिलेगा, इसको करवाने का कोई फायदा नहीं है। इसको मैं डायरेक्ट ay वाले कंपोनेंट से करवाऊंगा, तो ये देखो -10 + 1 से ज़रब खा रहा है, यानी कि ये आ जाएगा -10। -10 × 1 इज इक्वल टू -10। ay आपस में मल्टीप्लाई होके 1 वैल्यू दे देते हैं क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है। आगे आ जाओ z एक्सेस पे, तो इतना तो आप समझ ही चुके हो कि x वाला x से होगा, y वाला y से होगा, z वाला z से मल्टीप्लाई होगा, तो वही डायरेक्ट ही मैं करवा देता हूँ। ये देखो 3 × -2, क्योंकि ये -2 एज ही है, ज़रा गौर से देखें, नज़र आ रहा है, तो ये आ जाएगा -6। अब देखिए स्टूडेंट्स हो क्या रहा है जी, यहाँ पे 10 से कट गया, 3 1s are 3 2s are 6, तो ये हमारे पास स्केलर कंपोनेंट का आंसर आ गया -2। अब थर्ड पार्ट की बात करते हैं, सी पार्ट की। सी पार्ट में वो क्या कहता है जी, वो कहता है द वेक्टर कंपोनेंट, यानी कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं इसका वेक्टर कंपोनेंट जी का जो कि क्यू के ऊपर लाई कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना चाहता हूँ। वो ये कहना चाह रहा है, ये मैंने स्मॉल एन लिख दिया, कैपिटल एन नहीं था, चले कोई बात नहीं है। तो अब वो वेक्टर कंपोनेंट लेना चाहता है। तो वेक्टर कंपोनेंट की मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी। वेक्टर कंपोनेंट को फाइंड आउट करने का ये तरीका होता है कि हम स्केलर कंपोनेंट को यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई दे देते हैं होल को, यानी कि उसका डॉट प्रोडक्ट, अगर हम डॉट नहीं आप वैसे कह सकते हो कि डॉट, आप डॉट ना इसे लिखें, डायरेक्ट an से मल्टीप्लाई जैसे हो रहा है, ठीक है जी, ये डॉट नहीं है, बस an से मल्टीप्लाई करवाना है। आपने अपने स्केलर कंपोनेंट को अगर यूनिट वेक्टर से, यानी कि जिस डायरेक्शन में वो लाई कर रहा है उससे मल्टीप्लाई दे देंगे तो आपको उसका वेक्टर कंपोनेंट मिल जाएगा। तो ये देखें, ये an से अब मैं इसको मल्टीप्लाई देने लगा, इसका क्या आंसर आया था -2, तो ये -2 पुट हो गया मल्टीप्लाई बाय an। अब an हमारे पास क्या था, ये an की वैल्यू थी, उन्होंने ये दी हुई थी, तो बस ये इसके साथ इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। मतलब किस तरह से आप लिख सकते हैं, 1/3 × 2ax + ay - 2az, ठीक हो गया जी। अब आप बस क्या करें, मल्टीप्लिकेशन करवा दें, आपको इसका वेक्टर कंपोनेंट मिल जाएगा। ये आप दोबारा लिख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट आंसर ही आप लिखने लगा हूँ। ये देखें स्टूडेंट्स, -2/3 आ जाएगा, अंदर ये मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा -2, इसके साथ ये -2/3 अंदर हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होने लगा है, तो 2 2s are 4 हो जाएगा, ये आ जाएगा -4/3ax। दूसरे नंबर पे हमारे पास वैसे का वैसे ही -2/3ay आ जाएगा, और लास्ट में आ जाएगा माइनस माइनस प्लस होके 4/3az। तो ये देखें, बस ये इतना वेक्टर कंपोनेंट का आंसर आपको मिल गया। अब लास्ट एंड फाइनल थिंग जो उसने पूछी हुई है, फाइनली, वो कहता है फाइनली मतलब कि आखिरकार मुझे एंगल भी बताओ जो, यानी कि यूनिट वेक्टर और हमारे वेक्टर के दरमियान लाई करता है। ये देखिए उसने आगे लिखा भी हुआ है, बिटवीन GRQ एंड AN। अब मैंने आपको बताया था ये एंगल हम कैसे मालूम कर सकते हैं, अभी आपको दिखाता हूँ। तो स्टूडेंट्स अब हम डी यूज़ करने लगे हैं। तो आप जानते हैं स्टूडेंट, जब हम दो चीज़ों का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, जैसे मैं GRQ, ये RQ का डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूँ AN के साथ, यानी अपने यूनिट वेक्टर के साथ, तो क्या होता है जी, फर्स्ट नंबर पे हमारे पास आ जाता है अपने GRQ की मैग्नीट्यूड, यानी कि A की मैग्नीट्यूड साथ में B की मैग्नीट्यूड और काज ऑफ थीटा। इतना तो आप जानते ही हो, ऐसे ही होता है ना, काज ऑफ थीटा साथ में आप जी और ए लिख देंगे, ये अब ठीक हो गया।
आप इतना तो जानते हो स्टूडेंट, जब हम ए डॉट बी करते हैं, मतलब ए और बी का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, ए की मैग्नीट्यूड बी की मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय बी की मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ थीटा, यानी कि उन दोनों के दरमियान जो एंगल लाई करता है। अब आपको इतना मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि जो यूनिट वेक्टर होता है उसकी जो मैग्नीट्यूड होती है वो 1 के इक्वल होती है, यानी कि ये जो ए एन है इसकी मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल है। तो ये वैसे ही खत्म हो जाएगा, 1 के साथ किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई दो तो वो एज इट एज आ जाती है। तो हमारा जो कॉस ऑफ थीटा आ जाएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, देखें ज़रा, cos ऑफ थीटा जी ए इज इक्वल टू, यहाँ पे सिर्फ ये वाली मैग्नीट्यूड रहेगी, ये तो 1 के इक्वल है ना, ये उस जानिब जाके बटे में चली गई। और ये आपको पता है, ये हमने अभी ऊपर मालूम किया था, जी आर क्यू डॉट ए एन, ये आया था -2, तो -2 ओवर जी आर क्यू की मैग्नीट्यूड, मतलब कि जी की मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं आप सबको पता होना चाहिए। ये देखें, जी का जो पॉइंट है आर क्यू पे, ये हमारे पास सामने ये मेंशन है, तो आपको पता है एक्स का स्केयर प्लस वाई का स्केयर प्लस जी का स्केयर, यही इसी तरह से मैग्नीट्यूड आती है ना, इस तरह से स्केयर रूट। ये मैं मैग्नीट्यूड निकालने लगूँ जी की, तो एक्स का स्केयर प्लस वाई का स्केयर, वाई की वैल्यू क्या है -10 प्लस जी का स्केयर, तो जी की क्या वैल्यू है 3 का स्केयर आ जाएगा। तो ये आपके पास आ गई। अब देखें, हमने एंगल की वैल्यू मालूम करनी थी, तो ये आपके सामने एंगल मालूम होने लगा है, थीटा जी ये इधर ही रह जाएगा और उस दूसरी जानिब जाके cos इनवर्स हो जाएगा। इसको पहले मैं मालूम आपको करके बताता हूँ। ये देखें, 25 और ये 100 हो जाएगा, 125 जमा 9, 125 जमा 9 करें तो हमारे पास 134 बनता है। 134 का स्क्वायर रूट लें, 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 134, तो ये देखें 0.1727 आ रहा है। इसका अब मैं cos इनवर्स लेता हूँ, cos इनवर्स ऑफ आवर आंसर। ये एक और चीज़ थी, माइनस का साइन भी था, वो मैंने नहीं लगाया, मैं देखता हूँ क्या आंसर आता है। ओवरऑल डायरेक्ट बुक से ही मैं आंसर इसका लिख रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास दूसरा कैलकुलेटर कैसियो का मैक्सिमम फंक्शंस वाला अवेलेबल नहीं है, अदरवाइज स्टूडेंट्स आपको ज़्यादा अच्छे से समझा पाता कैलकुलेटर पे करके। वैसे आप इतने बड़े इंजीनियर बन चुके हो तो यार इतना तो आप कर ही सकते हो। इसका आंसर आएगा आपके पास 99.9 डिग्री। ठीक है जी, ये आपके पास आंसर आएगा, ये आप वैसे ही कैलकुलेट कर लीजिएगा। क्या किया जी, -2 ओवर 134 आया था अंडर रूट में, तो उसका हमने ले लिया cos इनवर्स, तो हमें एंगल मिल चुका है।